दोस्तों स्वागत है आपको इस वीडियो में। मैं हूं शत्रुघ्न यादव, आप देख रहे हैं एस टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। दोस्तों यह जो वीडियो है साइंस न्यूमेरिकल के फार्मूला वाला वीडियो है। इसमें मैं आपको 8 ऐसे फार्मूला बताने जा रहे हैं जिससे संबंधित रेलवे प्रीवियस ईयर में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा है। मतलब ये 8 फार्मूला आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे तो इन 8 फार्मूलों को प्रयोग करके आप 2 से 3 न्यूमेरिकल आसानी से बना सकते हैं। यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और यह परीक्षा आपको देना है 2021 में, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद 2 या 3 नंबर का साइंस न्यूमेरिकल आप आसानी से बना पाइएगा। तो चलिए फार्मूला आपको बताते हुए, उसको समझाते हुए किस तरह से यह फार्मूला लगता है बताते हैं आपको, है ना। पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, और यदि पुराने हैं तो एक बार शेयर कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहला जो फार्मूला लगने वाला है वह वल F बराबर ma। देखिए बहुत सारे प्रश्न में आपको यह दिया जाता है कि द्रव्यमान रहता है लेकिन त्वरण नहीं रहता है। त्वरण भी ज्ञात करने का एक फार्मूला होता है। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन v माइनस u बटा टी। तो प्रश्न में क्या दिया हुआ रह सकता है, कोई वस्तु है केजी में द्रव्यमान रहेगा और वह वेग में परिवर्तन करेगा और उसका समय दिया हुआ रह सकता है। चूँकि वेग में परिवर्तन और समय से आप त्वरण ज्ञात कीजिएगा और द्रव्यमान में त्वरण को गुना कर दीजिएगा तो यह बल आ जाएगा। मात्रक को भी ध्यान में रखना है। यहाँ पर बल का मात्रक यहाँ पर न्यूटन होता है और 1 न्यूटन बराबर होता है केजी। त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये मात्रक में आना है। यदि ये मात्रक में नहीं आ रहा है, मतलब कि आपका यहाँ पर दे सकता है सेकंड या मीटर सेकंड है, तो यहाँ पर कुछ बदलाव हो सकता है, लेकिन बदलाव होने से आप मतलब हड़बड़ाना नहीं है, आपको ज्ञात करना है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जब इसको ऊपर ले जाते हैं तो केजी मीटर सेकंड इन्वर्स 2, बहुत सारे ऑप्शन में +2 -1 +2 इस तरह से दिया हुआ रहता है। आपको -2 वाला दिख रहा है। यदि ऊपर रहा, नीचे रहा तो प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मात्रक में भी फंसाता है रेलवे। बहुत सारे प्रीवियस ईयर का सेटअप बनाइए ना, मिल जाएगा आपको। तो पहला सूत्र लगने वाला है F बराबर ma, द्रव्यमान गुने त्वरण। त्वरण नहीं है तो वेग में परिवर्तन बटा समय से ज्ञात कीजिए। चलिए दूसरा है कार्य बराबर W बराबर Fs cos थीटा। cos थीटा ये जो फार्मूला ना बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। Fs cos थीटा। Fs cos थीटा क्या है? बल, विस्थापन और विस्थापन का कोण। विस्थापन का कोण में बहुत जो है कन्फ्यूज़न होता है। यदि विस्थापन बल के दिशा में हुआ है तो थीटा बराबर 0 डिग्री रखना है। थीटा बराबर कितना रखना है? 0 डिग्री। बल के ही दिशा में विस्थापन होता है। यदि वस्तु का विस्थापन बल के विपरीत हुआ है तो थीटा बराबर रखना है 180 डिग्री। 0 डिग्री का मान 1 होगा, ये भी मैं बता देता हूँ आपको। 0 डिग्री का मान 1 होगा, 180 डिग्री का मान -1 होता है, ठीक। यदि वस्तु का विस्थापन लंबवत होगा तो थीटा बराबर 90 डिग्री रखना है आपको इसमें, cos थीटा में। F बल है, S विस्थापन है और यहाँ cos थीटा है। थीटा का मान इस तरह से आप रख सकते हैं। 2 फार्मूला क्लियर हो गया, W बराबर और F बराबर। चलिए अब जो फार्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह और भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए ऊर्जा से रिलेटेड 2 फार्मूला आपको याद रखना है। एक ke बराबर क्या होता है? ½ mv²। ke बराबर क्या होता है? ½ mv²। और pe बराबर क्या होता है? mgh। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा, pe पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा। तो जो Pe होता है ना, ये वस्तु में ऊंचाई होने पर आता है और उस वस्तु में द्रव्यमान होता है। वस्तु को जब हम सतह से ऊपर ले जाते हैं तो उसमें H काम करता है और G उसको नीचे की ओर खींचता है। और यदि कोई वस्तु ऊपर से गिरता है तो G तो उसको नीचे की ओर खींच ही रहा है, उसी के दिशा में। यहीं पर प्लस माइनस वाला कंसेप्ट आपको लगाना है। कोई वस्तु ऊपर जाता है तो ये G का मान निगेटिव में होता है। कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरता है तो G का मान पॉजिटिव में होता है। और वस्तु में द्रव्यमान होना चाहिए, ऊंचाई होना चाहिए, G अपने आप उसमें काम करेगा तो mgh, ठीक है। अब यहाँ पर ke काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी में किसी वस्तु में होना चाहिए वेग और उसमें होना चाहिए द्रव्यमान। कोई भी वस्तु बिना द्रव्यमान का तो होगा नहीं, द्रव्यमान होना चाहिए और वेग होना चाहिए। तो इससे आप निकाल सकते हैं ke मतलब कि स्थितिज ऊर्जा।
तो इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर के सेट आप निकाल करके देख लीजिए। पहले जो पूछा गया है, वेग को दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा गुना होगा, 4 गुना। इस तरह से रिलेटेड भी परसेंटेज में भी पूछा जाता है। तो ये फार्मूला हो गया आपका, इसको इस तरह से लगाना है। एक चीज़ और आपको देखना है, क्या देखना है कि कई बार के को कार्य भी बोला जाता है, यानी W भी बोला जाता है। हम कार्य बराबर भी लगा सकते हैं, W बराबर हाफ mv²। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि कार्य का भी मात्रक जूल होता है और ऊर्जा का भी मात्रक जूल ही होता है। इसीलिए कार्य बराबर हम ऊर्जा के भी फार्मूला यहाँ पर लगा सकते हैं। W बराबर हाफ mv² भी लगा सकते हैं और W बराबर mgh भी लगा सकते हैं। इतना बराबर हम W कह सकते हैं। दोनों की मात्रक होता है जूल, दोनों की मात्रक क्या होता है? जूल। इसीलिए हम कर सकते हैं ऐसा। कभी कभी कार्य बराबर mgh लिखना पड़ता है, Fs cos थीटा लिखना पड़ता है, कभी कभी हाफ mv² भी लिखना पड़ता है, चूँकि कार्य और ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है। चलिए, अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा जाएगा पावर से रिलेटेड, पावर, शक्ति। तो P बराबर होता है W/T। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई पावर बताइए। कार्य भी नहीं रहेगा, कार्य भी नहीं रहेगा, T रहेगा, तो कार्य बराबर यहाँ mgh लगाएंगे और T दिया हुआ रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट कार्य दे दिया, समय दे दिया, आप कहेगा कि पावर ज्ञात कीजिए, तो बहुत हल्का प्रश्न माना जाएगा। तो ऐसा नहीं, कार्य बराबर आप mgh भी लगा सकते हैं और T तो रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पर लगा करके आप P यानी पावर, शक्ति ज्ञात कर सकते हो। शक्ति का मात्रक वाट होता है। क्या होता है? वाट। शक्ति का मात्रक वाट होता है। और यहाँ पर हाफ mv² भी लगा सकते हो। W का हम तो बताएं इससे पहले। तो इस तरह से पावर ज्ञात होगा W/T करके। ठीक है, कितना फार्मूला होगा? 4 फार्मूला। अब देखिए, शक्ति हो गया, ऊर्जा हो गया, कार्य हुआ, बल हुआ। अब एक ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा आपसे ना कि एक बस है और वह जो है एक कार से टकराती है। बस का द्रव्यमान, बस का वेग, कार का द्रव्यमान, कार का वेग। तब इसमें किसी एक चीज़ ज्ञात करना रहेगा। जैसे m1 द्रव्यमान का एक बस मानते हैं, ठीक है, और ये v1 वेग से जा रहा है। एक जो कार है उसको m2 द्रव्यमान है कार का, और उसको टक्कर मारता है। टक्कर के बाद भी गति में परिवर्तन होगा, तो टक्कर के बाद v2 परिवर्तन होता है उसके गति में। उसके गति में कितना परिवर्तन होता है? v2। अब देखिए, इसका जो है संवेग और इसका संवेग बराबर होता है संवेग संरक्षण के नियम से। अगर इस कार के साथ में बस गति करता है तो m1 प्लस m2 लगाएंगे। कार के साथ में बस भी गति कर रहा है तो m1 प्लस m2 लगाएंगे। और यदि बस टक्कर मारता है और बस रुक जाता है और केवल कार जाता है तो यहाँ पर m1 v1 बटा m2 v2 बराबर हो जाएगा। ये होगा, आपको समझना। इसमें 2 नियम है, 2 तरह के कंसेप्ट हैं। बस टक्कर मारा कार में, कार और बस दोनों गति करेगा, दोनों का द्रव्यमान ऐड हो जाएगा और टक्कर मारने का जो वेग होगा उसके बाद वह वेग गुना होगा। बस टक्कर मारा कार में, ठीक है, बस रुक गया, कार जा रहा है, तो केवल कार का यहाँ द्रव्यमान गुना होगा उस वेग में, कार के वेग में। तो इस तरह के 2 कंसेप्ट संवेग संरक्षण सिद्धांत पर भी आपका ये प्रश्न बनता है। तो इसके जैसा जो है, इसी पर एक प्रश्न हम बनाए थे, ये जो इससे पहले एक वीडियो हम डाले थे उसमें। अभी न्यूमेरिकल प्रश्नों का वीडियो सीरीज चल रहा है, उसमें 50 से प्लस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। अभी 30 प्रश्न हम हल करवा चुके हैं, वह वीडियो आप देख सकते हैं। ये तो फार्मूला वाला वीडियो है। चलिए, अगला फार्मूला क्या लगा सकते हैं? देखिए, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान रहे और वेग रहे, द्रव्यमान m और वेग भी रहे, तो संवेग क्या निकाल सकते हैं? संवेग बराबर mv। इसी से रिलेटेड संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर अभी बताए थे, बस और कार वाला, है ना, जो टक्कर के बाद संरक्षण, टक्कर के बाद माने वेग, दोनों क्या होता है? संवेग बराबर होता है mv बराबर m1 v1। तो इसी से रिलेटेड आया था, वह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर था, इससे पहले वाला फार्मूला।
तो इसे याद रखेंगे समवेग बराबर। अब एक दाब बराबर फार्मूला आता है, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। क्या आपको प्रश्न में सीधे बल और क्षेत्रफल दिया जाएगा कि इतना क्षेत्रफल पर इतना बल लगाया जा रहा है तो दाब बताइए? नहीं, ऐसा नहीं रहेगा। आपको बल के फार्मूला भी लगाना पड़ेगा, F बराबर एम ए और क्षेत्रफल। बताइए बल का हम क्या लिखेंगे? द्रव्यमान गुणे त्वरण लिख सकते हैं ना। तो अब प्रश्नों में वस्तु का द्रव्यमान रहेगा, वस्तु का त्वरण रहेगा, किस क्षेत्रफल पर जो है बल कार्य करेगा, क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा, इसमें रखेंगे। अब देखिए इसमें त्वरण भी नहीं रह सकता है। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। तो वेग भी दो v और u दिया रहेगा, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, और टाइम दिया हुआ रहेगा और क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा। फिर भी आप दाब ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि जितना भी फार्मूला को तोड़ते जाएंगे ना उतना एकदम लास्ट तक तोड़िए उसको, तब जा करके आपको यूनिट भी मिलेगा। ऐसा ही मिलता है लास्ट तक तोड़ने से। तो दाब को पास्कल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पास्कल। दाब का ऐसा मतलब क्या होता है? पास्कल। कितना फार्मूला हुआ? 8 फार्मूला हो गया होगा। तो ये था आज का इस वीडियो में फार्मूला को इंक्लूड किए थे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2 प्रश्न निश्चित हम ठोक के कह देते हैं कि 2 प्रश्न रेलवे ग्रुप डी में पूछेगा तो पूछेगा, नहीं पूछेगा तो नहीं पूछेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।